गुड मॉर्निंग बच्चों, विजय सर की क्लासेस में आपका स्वागत है। विजय सर क्लासेस आपके लिए लेकर आया है बहुत सारे सब्जेक्ट का एक ग्रुप। बेटा हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि आप अपना एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग है वो बहुत अच्छे से गुजार सको, बहुत अच्छे से आप उसको पढ़ सको। देखो ये एग्ज़ाम के टाइम पे ना बहुत सारे टेंशन होते हैं बच्चों के दिमाग में कि एक तो ये कोरोना का प्रॉब्लम, ऊपर से फिर स्कूल नहीं जा पाना, अच्छा कोचिंग अवेलेबल नहीं हो पाना। तो इसी को देखते हुए विजय सर क्लासेस आपके लिए बहुत स्पेशल टाइप का गिफ्ट लेकर आया है बच्चों। विजय सर क्लासेस की तरफ से हर सब्जेक्ट के वीडियोज़ आपके लिए प्रिपेयर हैं, हर सब्जेक्ट का नॉलेज आपके लिए प्रिपेयर है, ताकि आप बस चैनल ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद बस आप उस पर सब्जेक्ट डालिए, आपको सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें, सारे इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। 9th 10th 11th 12th, ठीक है। 9th और 10th हमारे पास ऑल सब्जेक्ट है और 11th और 12th हमारे पास बायोलॉजी, मैथ्स और फिजिक्स है, ठीक है बच्चों। तो एक चीज़ बहुत अच्छे से जानिए कि मैं हूँ खुशबू सिंह और मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रही हूँ बायोलॉजी। बेटा आप लोगों का जो पूरा का पूरा बायो का सेशन है क्लास 11th क्लास 12th प्लस नीट का, वो मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, बायोलॉजी आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा बच्चों। बायोलॉजी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ देंगे तो मैं आपकी बायोलॉजी की जितनी डाउट्स और जितने प्रॉब्लम्स हैं उसको पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि मैं क्लियर कर सकूँ, ठीक है बेटा। सबसे पहले आपको क्या देखना है बच्चों कि हम पढ़ने जा रहे हैं आज बायोलॉजी का क्लास 11th, ठीक है। क्लास 11th का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? सजीव जगत, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड जो है उसको हम क्या कहते हैं? सजीव जगत कहते हैं। बच्चों आपको क्या देखना है कि एक्चुअल में लिविंग होते क्या है, किन्हें कहा जाता है लिविंग, कौन होते हैं लिविंग। ऑर्गेनिजम्स के बारे में जैसे ही हमारे मन में कोई ख्याल आता है तो ऑर्गेनिजम्स को हम कितने भागों में बांट सकते हैं बेटा? अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म को हम बांट सकते हैं 3 पार्ट्स में, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स होंगे जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को बांट सकते हैं बच्चों? देखो सबसे पहले देखो कि सबसे पहले क्या होगा, ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले आप देखोगे लिविंग में, ठीक है। लिविंग में देखोगे, लिविंग होगा बेटा, ये थोड़ा लाइट हो रहा है, हम थोड़ा मार्कर चेंज करेंगे। एक्चुअल में जो लिविंग है, ठीक है, उनको ही हम क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे, ठीक है। फिर जो डेड है उनको हम मृत कहेंगे। फिर जो जिनमें कभी जान थी पर अब जान नहीं है, अब उनका मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से स्टॉप हो चुका है। अब उसके बाद आता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग को हम क्या कहते हैं बच्चों? निर्जीव कहते हैं, ठीक है। सजीव वे जीव है जिनमें प्राण होता है, जिनमें जान होती है, जो सारे के सारे बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं अपनी बॉडी में, उन्हें हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं, लिविंग कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग होने के लिए या लिविंग बीइंग है इसलिए बायोकेमिकल रिएक्शंस या बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज होती हैं उसको शो करते हैं। अगर एक स्ट्रीट में एक डॉग घूम रहा है, आप उसको देख रहे हो, मूव कर रहा है, वो जोर जोर से क्या कर रहा है? भौंक रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है। बहुत जोर जोर से क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। अचानक से कोई मोटरसाइकिल से एक ह्यूमन बीइंग आए, उतरे, डॉग को उन्होंने बिस्किट दिया और डॉग शांत हो गया। उसको भूख लगी थी, वो रिएक्शन शो कर रहा था। जो ह्यूमन बीइंग आए
वो मूव करके आए, वो गाड़ी से आए, गाड़ी से उतरने के बाद डॉग के पास मूव करके आए, मतलब ये वो कौन है, लिविंग है, लिविंग के कैरेक्टर शो कर रहे हैं ना बेटा। उन्होंने उसको दिया और फिर वो चले गए, उसने खाया, उसने न्यूट्रिशन लिया उस बिस्किट से और वो शांत हो गया। तो ये जो सारी एक्टिविटीज होती है ना बच्चों, ये सारा का सारा एक्टिविटीज कौन शो करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। आप देखते हो हरे पेड़ पौधे लहलहाते हैं, ये मूवमेंट है उनका, ठीक है। पेड़ पौधे लोकोमोशन नहीं कर सकते बट मूवमेंट कर सकते हैं। अब क्या देखते हो आप, कोई क्या कर रहा है, सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है। अगर ब्रीदिंग की प्रोसेस वो कंप्लीट कर रहा है तो जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है ना बेटा, वो सिर्फ लिविंग बीइंग ही शो कर सकते हैं, नॉन लिविंग या डेड उसको शो नहीं कर सकते, एग्जिबिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको क्या देखना है बच्चों, अब आप ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्यों हैं, क्या रीजन है उनके होने का। रीजन ये है बेटा कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, उनकी बॉडी में ये सारे फीचर्स होते जाएंगे क्योंकि वो लिविंग है। उनकी बॉडी में सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस इसलिए होंगे क्योंकि उनका काम ही है बॉडी में मॉलिक्यूलर बैलेंसिंग करके रखना, मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करके रखने के लिए ही ये सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। तो लिविंग का मतलब आप समझ गए हो, जैसे एग्जाम्पल में देख लो, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, ठीक है, समझ में आ रहा है। मनुष्य, पेड़ पौधे और जंतु, जानवर इसमें आते हैं। अब बात करते हैं हम डेड की। डेड जो होते हैं ना बेटा, उनको मृत कहते हैं, मृत, ठीक है, जो कभी जीवित थे पर अब उनका बायोलॉजिकल उनका जो एक मेटाबॉलिज्म था उनकी बॉडी का, वो टोटली स्टॉप हो गया है। उनकी बॉडी की सारी वाइटल एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो गई है, उनकी बॉडी का सारा मैकेनिज्म स्टॉप हो गया है, इसलिए वो डेथ कर गए हैं, अब उनमें जान नहीं है, तो हम उनको डेड कह सकते हैं। एक हिरण कल तक जिंदा थी, वो सारे गुणों को परफॉर्म कर रही थी, एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक लिविंग बीइंग को परफॉर्म करना चाहिए वो सारी चीज़ें कर रही थी। वो ब्रीदिंग कर रही थी, रेस्पिरेशन कर रही थी, एक्सक्रीशन कर रही थी, न्यूट्रिशन कर रही थी, रिप्रोडक्शन कर रही थी, ग्रोथ कर रही थी, हर चीज़ कर रही थी, तो वो क्या थी, लिविंग थी। अब अगर एक जो हिरन है उसको किसी ने आके मार दिया या उसका शिकार कर लिया, वो मर गई, अब उसके बॉडी का सारा वाइटल एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाएगा बेटा। जब वो वाइटल एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी तो क्या होगा बच्चों, वो डेड हो गया, ठीक है। डेड होके वो किसके उसमें चला जाएगा, नॉन लिविंग में चला जाएगा। अब हम उसे डेड के बाद नॉन लिविंग भी कह सकते हैं। पर जो नॉन लिविंग चीजें हैं, जैसे रॉक्स, ठीक है, स्टोन्स, टेम्परेचर, वाटर, ठीक है, पर्वत है आपका, पत्थर है आपके, टेम्परेचर है, ठीक है, मतलब तापमान है, जल है, ठीक है, हवा है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग सब्सटेंस है। आपका ये जो मेज रखा है, कुर्सी रखी है, पंखा है, ठीक है, रूम में कर्टन्स लगे हैं, ये सारा क्या है, नॉन लिविंग है। ये कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगा बच्चों, ठीक है, ये कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो आप पहले इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बेटा अब आपको क्या देखना है बच्चों, अब आपको क्या देखना है, अब आपको ये देखना है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके कुछ लक्षण होते हैं कि वो जीव हैं। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ये बताते हैं कि वो जीव हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग मतलब क्या है इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग का क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है कि चारित्रिक विशेषताएं जो होती हैं ना सजीवों की, वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं।
सेल का स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कैसा, सबसे पहले ले लो, ये आपका पूरा सिनॉप्सिस वाला पोर्शन हो गया है ना कि हम इतने चीजों पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ले लो सेल, फर्स्ट कैरेक्टर किसी लिविंग बीइंग का सेल, कोशिका कहते हैं बेटा इसको। हिंदी मीडियम के बच्चे परेशान नहीं होंगे, खुशबू मैडम एक एक चीज यहाँ पे आपको हिंदी में बताएंगी, पर जो टर्मिनोलॉजी है बेटा उसको आप इंग्लिश में पकड़ने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप लोग कॉलेज में बहुत परेशान हो जाओगे, बिकॉज हिंदी में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। कोई भी स्टडी अच्छी मटेरियल जो है, स्टडी मटेरियल, वो हिंदी में अवेलेबल नहीं होती है। पर फिर भी क्योंकि आपको हिंदी की बुक पढ़ना है, मतलब बायोलॉजी को हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बताते जाऊंगी, पर कोशिश ये करना कि चीजों को आप जितना हो सके उतना ज्यादा इंग्लिश में याद करें, ठीक है। सेल्स, कोशिका, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है बेटा उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है, एटम्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं, सेल ऑर्गेनल बनाते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनल के बाद क्या बनता है, सेल बनता है, ठीक है। सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ठीक है। टिश्यू के बाद क्या बनता है, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है बेटा, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम से बनता है होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एटम्स का मतलब यहाँ पे होता है परमाणु, परमाणु से क्या बना बेटा, अणु बना, अणु से क्या बना, कोशिका अंगक बना, कोशिका अंगक बना, और जो कोशिका अंगक है उसके बाद क्या बना, कोशिका बनी, क्योंकि कोशिका से भी छोटे होते हैं उसके सेल ऑर्गेनल, कोशिका बनी, ठीक है। कोशिका के बाद क्या बना, ऊतक बना, ठीक, और फिर ऊतक के बाद क्या बना, अंग बना, अंग के बाद क्या बना, अंग तंत्र बना, और अंग तंत्र से क्या बना, पूरे के पूरा जीव का निर्माण हो गया। तो ये जो प्रोसेस है वो ये बताती है बेटा कि हर ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, कोशिका से मिलकर बनी होती है। बिना कोशिका के किसी जीव का क्या नहीं किया जा सकता, किसी जीव किसी जीव के शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और उन्होंने क्या देखा था, कॉर्क की स्लाइस में हॉनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा था। हॉनीबी का जो हाइव होता है ना, उसमें जो ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है उसको देखा था, और उस स्ट्रक्चर को देखने के बाद उन्होंने बताया कि सेल इज अ लिटिल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, वही सेल है, ठीक है। जैसे ये जो बिल्डिंग है जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ विजय सर क्लासेस, ये किससे बनी है बेटा, ईंट और सीमेंट से। तो एक एक ईंट के बीच में एक सीमेंट की लेयर, फिर एक ईंट, फिर सीमेंट की लेयर, वैसे ही पूरे जो ब्रिक्स हैं, ईंट है, वो पूरे इस जो बिल्डिंग है इसकी क्या है, यूनिट है। वैसे ही जो सेल होता है बेटा, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो कोशिका होती है वो जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका जो आगे का इन्फॉर्मेशन है वो आपको दूंगी। अब क्या देखेंगे बेटा आप, अब आपको देखना है सेल का जो सेल और सेल का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने देख लिया कि भैया पूरा का पूरा जो बॉडी है वो पूरा का पूरा सेल से मिलकर बना है, और सेल बेसिक यूनिट है, ये आपको पता चल गया। अब आप आइए सेकेंड नंबर पे, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या कहता है बेटा, सेकेंड नंबर कहता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स
प्रोटोप्लाज्म रखते हैं। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या होता है ये प्रोटोप्लाज्म? इसे कहते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं जीव द्रव्य। फिर उसके बाद ये जो जीव द्रव्य है बच्चों, ठीक है, क्या है? ये जो जीव द्रव्य है ये क्या का प्रोटोप्लाज्म है। ये कैसे, इसको समझो। ये एक सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। ये क्या है? सेल है। सेल के अंदर जितना फ्लूइड मैटर होगा, मैं रेड और ग्रीन से बना दे रही हूँ बेटा, सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड मैटर होगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा बच्चों? साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल मतलब क्या है यहाँ पे? कोशिका। ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पे क्या है? केंद्रक। क्योंकि ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे देखेंगे बच्चों, इसलिए हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? कोशिका द्रव्य। ठीक है, और इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जितना फ्लूइड मैटर होगा उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। इसको क्या कहते हैं बेटा? केंद्रक द्रव्य। जब हमको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ कोई नाम देना हो तब हम इसको क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म, मतलब जीव द्रव्य। समझ में आ रहा है बेटा? तो सारे के सारे जो जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी में सेल है और सेल के अंदर जो पूरा का पूरा फ्लूइड मैटर भरा हुआ है उसके लिए हम उसको क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। तो सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। ये एक डेफिनेट कैरेक्टर है, ठीक है, एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग बीइंग का। जैसे सेल जो था वो डिफाइनिंग कैरेक्टर था लिविंग बीइंग का कि सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल होता है भाई, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है। वैसे ही प्रोटोप्लाज्म सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, ये भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे आपको न्यूट्रिशन बताऊंगी। सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बच्चों, वो न्यूट्रिशन करते हैं। हमारी सराउंडिंग से फूड के फॉर्म में, भोजन के रूप में हम पोषक तत्वों को अपने शरीर में लेते हैं। इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा? पोषण करते हैं। ये भी क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, अब देखो ये जो न्यूट्रिशन है ना, इसको हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वपोषी पोषण और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है विषमपोषी पोषण। ठीक है, तो
ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, और ऐसे जीव जो अपना भोजन नहीं बना सकते वो विषमपोषी कहलाते हैं। तो दो कैटेगरी में एनिमल्स को पोषण की या न्यूट्रिशन की दृष्टि से बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसका एग्जाम्पल ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, समस्त हरे पौधे, और इसका एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, डॉग, काऊ, एक्सेट्रा। ठीक है, मनुष्य, कुत्ता, गाय इत्यादि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है। अब बेटा समझना क्या है आपको, दो कैटेगरी मैंने न्यूट्रिशन की बता दी, न्यूट्रिशन बता दिया, न्यूट्रिशन को पोषण कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो समस्त जीव क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर हम पोषक तत्व नहीं लेंगे फूड के द्वारा तो हमारे शरीर में चलने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ कभी भी कंप्लीट नहीं होंगी, और वो सारी जो बायोमॉलिक्यूल्स का जो एक रिकॉम्बिनेशन है, बायोमॉलिक्यूल्स का जो एक बैलेंसिंग है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और हम विथआउट न्यूट्रिशन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन लेना या पोषण लेना एक क्या है, न्यूट्रिशन लेना या पोषण लेना एक प्रकार का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब क्या देखना है बेटा आपको, 4th नंबर का कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। इसको कहते हैं उपापचय। ठीक है, ये दो प्रकार की क्रियाओं से मिलकर बनता है। किससे किससे, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, अपचय, सॉरी उपचय, उपचय हिंदी में इसको कहते हैं उपचय। कैटाबॉलिज्म को क्या कहते हैं, अपचय। ठीक है, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज का सिंथेसिस होना, इस प्रोसेस में कुछ सिंथेसिस होगा, कुछ बनेगा। ठीक है, कुछ सिंथेसिस होगा, कुछ बनेगा। जबकि कैटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है बच्चों, उसमें क्या होगा, कोई चीज ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, कोई चीज ब्रेक डाउन होगी। मतलब समझो इसको बहुत अच्छे से कि एनाबॉलिज्म की प्रोसेस में क्या होगा, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना लेंगे। ठीक है, स्मॉलर स्मॉलर सब यूनिट्स जुड़ के लार्जर कॉम्प्लेक्स बना लेगा। पर इसमें क्या होगा पता है, ये जो लार्जर कॉम्प्लेक्स बना है ना, ये ब्रेक डाउन करके फिर से स्मॉलर सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एनाबॉलिज्म ऐसी प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म की जिसमें बॉडी में सारे सिंथेसिस वाले रिएक्शन होते हैं। प्रोटीन बनना है, प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट बनाना है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, लिपिड का फॉर्मेशन करना है, लिपिड सिंथेसिस, प्लांट को अपना भोजन बनाना है, अपना फूड बनाना है, फोटोसिंथेसिस। तो जहां सिंथेसिस वर्ड आए वहां समझ जाओ क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है बच्चों। ठीक है, तो इसको आप एग्जाम्पल ले लो, फोटोसिंथेसिस। और क्या करोगे, पहला तो प्लांट के लिए ले लो फोटोसिंथेसिस, फिर उसके बाद ले लो प्रोटीन सिंथेसिस। अब उसके बाद ये जो ब्रेकडाउन वाली प्रोसेस है उसमें ले लो डाइजेशन ऑफ फूड।
ठीक है। दूसरा क्या ले लो, रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या ले लो, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है बेटा जिस प्रोसेस में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, इंटरनल रेस्पिरेशन की बात कर रही हूं मैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है बच्चों, ये प्रोसेस कहलाता है एनाबॉलिज्म का। एनाबॉलिज्म किस क्या है, ये जो प्रोसेस है ये एनाबॉलिज्म क्या है, फोटोसिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस है। और जो मैंने अभी बताया कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से एनर्जी होगी, क्या ये एनाबॉलिज्म है? बिल्कुल एनाबॉलिज्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई बनी बनाई चीज टूट रही है और टूट के एनर्जी दे रही है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए क्या है, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म। समझ में आया? नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़ेंगे बेटा। अब क्या देखेंगे, अब कौन सा लिविंग बीइंग का कैरेक्टर आपको देखना है, अब आपको देखना है रेस्पिरेशन। मैंने पहले ही बताया था कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन कौन से नंबर पे आ रहा है आपका, 5th नंबर पे आ रहा है रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन है इसको भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, कैसे डिवाइड कर सकते हो इसको, रेस्पिरेशन को क्या बोलो, क्या बोलोगे? रेस्पिरेशन एक्चुअल में एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या ऑक्सीजन की एब्सेंस है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना और एनर्जी का प्रोड्यूस होना, इसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन या श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, श्वसन। ठीक है बेटा। अब जो श्वसन की प्रक्रिया है, जो श्वसन की प्रक्रिया है, ये रेस्पिरेशन है, ये कैसी होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, 2 प्रकार की होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है पता है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो वो क्या कहलाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो, ऑक्सीश्वसन। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन, अनऑक्सीश्वसन। लेकिन दोनों में ही क्या होगा, दोनों में ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा और क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ये इसका मेन मोटो है। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है बेटा जो रेस्पिरेशन ना करे, तो ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। बेटा अब आपको देखना है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, इसे क्या कहते हैं बच्चों, गति एवं प्रचलन। गति एवं प्रचलन। ठीक है, देखो इसको समझो, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, अब मैं अपना हाथ हिला रही हूँ, ठीक है, ये क्या है, मूवमेंट है। मैं अपना सिर हिला रही हूँ, ये क्या है, मूवमेंट है। पौधे एक जगह पे खड़े होके ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, ये क्या है, मूवमेंट है। ठीक है बेटा, पर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चल के आ रही हूँ तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया।
जब कोई जीव एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पूरी करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव करता है, तो वो विधि कहलाती है प्रचलन या लोकोमोशन। सारे के सारे जीव मूवमेंट शो करते हैं, पर जो प्लांट है वो लोकोमोशन शो नहीं करते। ठीक है, सारे के सारे जो जीव होते हैं उनका ही डिफाइनिंग कैरेक्टर बोल सकते हो कि मूवमेंट शो करते हैं, पर लोकोमोशन कौन शो नहीं करता बेटा? प्लांट्स शो नहीं करते। ठीक है, प्लांट्स जो है क्या वो लोकोमोशन शो करते हैं? बिल्कुल नहीं, नो। ठीक है, लोकोमोशन को ये क्या नहीं करते? शो नहीं करते या एग्जिबिट नहीं करते। आप सीधा सीधा लिख सकते हो प्लांट्स लोकोमोशन को शो नहीं करते, ये एक्सेप्शन केस है। ठीक है, कौन नहीं करता लोकोमोशन? प्लांट्स। प्लांट्स लोकोमोशन, प्लांट्स में जो लोकोमोशन की प्रोसेस है वो क्या है? एब्सेंट है। प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता। प्लांट में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट की प्रोसेस होती है। ठीक है, समझ में आया? नोट कीजिए, ये भी क्या है? डिफाइनिंग। ये डिफाइनिंग पूरी तरह से नहीं हो सकता। ठीक है, पूरी तरह से ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं हो सकता लिविंग बीइंग का। लिविंग बीइंग शो करते हैं, पर सारे के सारे लिविंग बीइंग शो नहीं करते। अब देखो बेटा, अब आपको क्या देखना है बच्चों? आपने मूवमेंटल लोकोमोशन भी देख लिया। अब आपको क्या देखना है बेटा? इसके बाद आपको देखना है ग्रोथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। ग्रोथ, इसको हम कहते हैं वृद्धि। ठीक है, ये जो ग्रोथ होती है ना, ये लिविंग बीइंग में होती है। ठीक है, जो बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है, बायोलॉजिकल ग्रोथ है ना, ये किस में होती है? लिविंग बीइंग्स में होती है। पर जो परतों का जमना या एक्रीशन की प्रोसेस होती है ना, वो नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग जो है उनका क्या होता है? आउटर सरफेस ग्रोथ करता है। तो लिविंग बीइंग जो होते हैं वो क्या करते हैं? इंटरनल ग्रोथ शो करते हैं, बॉडी के अंदर से ग्रोथ शो करते हैं। ये क्या करते हैं? इंटरनल ग्रोथ को शो करते हैं, आंतरिक वृद्धि करते हैं। जैसे जब आप छोटे बेबी थे और छोटे बेबी के बाद आप क्लास 11th में आ गए हो बेटा, क्या कोई चाह के भी आपको छोटा बेबी बना सकता है? नहीं बना सकता। आपने ग्रोथ किया है, बॉडी के इंटरनली पार्ट से ग्रोथ किया है। ठीक है, बायोलॉजिकल ग्रोथ किया है। और एक बात सदैव याद रखना कि एक बार अगर वृद्धि हो गई, जैसे ये एक बीज है, इसमें अंकुरण आया। ठीक है, अंकुरण आने के बाद इस बीज से थोड़ा सा और अंकुरण बढ़ा, अंकुरण और बढ़ने के बाद में एक पत्ती, दो पत्ती आई। उसके बाद जब ये पौधा बन गया, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, दोबारा ये बीज नहीं बनेगा। ये पौधा बीज नहीं बनेगा, ये पौधा अपने बीज बनाएगा, पर ये स्वयं कभी बीज नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक बार वृद्धि करके आ चुका है। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक बार वृद्धि करके आ चुका है। तो जो ग्रोथ होता है ना बच्चों, ये क्या होता है? जो ग्रोथ होता है वो किसी भी लिविंग बीइंग के बॉडी में यूनिडायरेक्शनल होता है, केवल एक तरफ गति करता है। छोटे शिशु से थोड़ा सा बड़ा होगा, प्यूबर्टी स्टेज में आएगा। ठीक है, यंग टीनेज में आएगा, जिसको प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं। उसके बाद वो एडल्ट होगा। एडल्ट किसको बोलते हैं बेटा? वयस्क होना। उसके बाद वो मिड एज में जाएगा, मध्यावस्था में। फिर उसके बाद वो ओल्ड एज में जाएगा। ओल्ड एज में जाने के बाद वो डेथ कर जाएगा, पूरी की पूरी लाइफ साइकिल शो करेगा। लेकिन कोई वृद्ध दोबारा फिर से बच्चा नहीं बनेगा, क्योंकि ग्रोथ अगर एक बार हो गई तो हो गई भैया, वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये तो मैंने लिविंग बीइंग का बता दिया कि लिविंग बीइंग बायोलॉजिकली इंटरनल ग्रोथ करते हैं। पर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो दूसरा नॉन लिविंग सब्सटेंस है, ठीक है, जो दूसरा नॉन लिविंग सब्सटेंस है,
वो क्या करता है, जैसे एक पर्वत की बात कर लूं, अगर इसके ऊपर क्या जमा हुआ है, आइस की लेयर है, ठीक है, आइस की क्या है, लेयर है, बर्फ की परत जमी है। जब बर्फ गिरते जा रहा है, ये परत बढ़ते जा रही है, कचरे का ढेर है, बढ़ते जा रहा है, तो क्या आप कहेंगे कि वो वृद्धि करता है? क्या आप कहेंगे कि वो वृद्धि करता है? हाँ भाई, वो वृद्धि तो कर रहा है ना, वो वृद्धि तो कर रहा है, पर क्या हो रहा है बेटा, वो वृद्धि कर भले रहा है, लेकिन वो बायोलॉजिकल वृद्धि नहीं है, उसकी परतें जम रही है। अगर इसको टेम्परेचर मिलेगा तो ये फिर से पिघल जाएगा। आपको टेम्परेचर मिला तो क्या आप पिघल गए? नहीं पिघले, क्योंकि आपने जो वृद्धि की थी वो क्या थी, बायोलॉजिकल वृद्धि थी। इसमें परत का जमाव हो रहा है, इसको एक्रीशन कहते हैं बेटा। ये आउटर सरफेस ग्रो कर रहा है। कचरे का ढेर बनाते जा रही हूँ मैं, रोज लाके कचरा यहीं पे रखती हूँ, कचरे का ढेर बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। क्या आप कहोगे कि कचरे का ढेर वृद्धि कर रहा है? हाँ भाई, दिख तो रहा है कि वो वृद्धि कर रहा है, पर बायोलॉजिकल वृद्धि नहीं कर रहा है, उसकी परत बढ़ रही है। आप जब उसको हटा दोगे तो उसकी परत अपने आप कम हो जाएगी। तो जो निर्जीव चीजें वृद्धि करती हैं वो एक्सटर्नल ग्रोथ है, और जो सजीव चीजें वृद्धि करती हैं वो इंटरनल ग्रोथ है। और ग्रोथ ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, ग्रोथ ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है बच्चों। समझ में आ रहा है? ग्रोथ जो है यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन एक ग्रोथ जो है बेटा एक अवस्था आने के बाद रुक जाता है, इसलिए हम उसको डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मान सकते। जैसे अगर कोई वृद्ध हो गया, उसके बाद वो क्या नहीं होगा, और आगे कोई ग्रो नहीं करेगा भैया, वो डेड कर जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए ग्रोथ को आप डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानेंगे, एकदम से नहीं मानेंगे लिविंग बीइंग का। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब क्या देखना है बेटा, आपका ग्रोथ भी हो गया, अब आपको क्या देखना है, रिप्रोडक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। इसको क्या कहते हैं, प्रजनन या जनन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है ना, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, क्या ऐसा जरूरी है? बेटा आपके आसपास दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, किसी भी एक फैमिली के मेंबर को या उनके रिलेटिव को कभी ना कभी आपने देखा होगा कि उनके बच्चे नहीं हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जिंदा नहीं है? क्या वो इसका मतलब है कि, इसका मतलब क्या आप ऐसा निकाल सकते हो कि वो लिविंग नहीं है? बेटा सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करें ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, और ग्रोथ लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। जीवित को परिभाषित करने वाला कैरेक्टर ये बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा कपल हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा जानवर हो सकता है, कोई ऐसा पादप हो सकता है जिसमें ये क्षमता ना हो कि वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाए। तो क्या आप उसे कह देंगे कि वो जीवित नहीं है? आप उससे जीवित होने का क्या आप उससे अधिकार ले लेंगे बेटा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर सक्षमता नहीं होती है प्रजनन करने की, लेकिन प्रजनन को छोड़ के वो अपने शरीर में सारे के सारे कैरेक्टर्स लिविंग वाले शो करते हैं। वो मूवमेंट करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, लोकोमोशन करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, सारी की सारी प्रोसेस कर रहे हैं, पर सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लिविंग बीइंग्स के लिए रिप्रोडक्शन जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं है, पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब उसके बाद रिप्रोडक्शन के बाद क्या आता है बच्चों? रिप्रोडक्शन के बाद प्रोसेस आती है किसकी? सेंसिटिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी की, ठीक है। सेंसिटिविटी और एडेप्टेबिलिटी की। सेंसिटिविटी किसे कहते हैं बच्चों? संवेदनशीलता, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ पे ले लो। ये जो सेंसिटिविटी है इसको क्या क्या कहते हैं हम? संवेदनशीलता, संवेदनशीलता एवं अनुकूलता। तो आप
संवेदनशील हो। अगर आपको मैं ठंडा ठंडा बर्फ आपके हाथ में रख दूं तो आपको उसका क्या होगा, एहसास होगा। अगर मैं आपको खट्टी खट्टी आम की कैरी खिला दूं तो उसका आपको एहसास होगा। अगर मैं आपको मीठे मीठे गुलाब जामुन खिला दूं तो उसका एहसास होगा। अगर आपको बहुत गर्मी में ले जाके बैठा दूं, ना फैन चलाऊं, ना कूलर चलाऊं, ना एसी चलाऊं, तो आपको गर्मी का एहसास होगा। अगर चिलचिलाती धूप है और आप बाहर जा रहे हो तो आपके त्वचा पे जलन महसूस होगी। तो आपके सराउंडिंग्स की स्टिमुलाई से आप जब रिस्पॉन्ड शो करते हो तो वो क्या है बेटा, सेंसिटिविटी है। ठीक है। एडेप्टेबिलिटी क्या है, अनुकूलता क्या है, कभी देखना कभी नोटिस करना। अगर अचानक से आप अंधकार भरे कमरे में चले गए हो तो आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, आपको ज़्यादा देखने की आप कोशिश करते हो। अगर कभी बहुत सूर्य का तेज प्रकाश पड़ रहा है तो आप अपनी आंखों को छोटी छोटी कर लेते हो, बहुत ज़्यादा प्रकाश आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। कभी अगर आप धूप में सब्जी लेने या मार्केट जाते हो और आप वापस आते हो, आप वापस आके देखते हो कि आपकी त्वचा पे मेलानिन का लेयर जम गया है और आपकी त्वचा काली पड़ गई है। 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपकी त्वचा फिर से नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन है बेटा, लघु अनुकूलन। ठीक है, समझ में आया। तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स सेंसिटिविटी और एडेप्टेबिलिटी को शो करते हैं। ठीक, अब किसकी बारी है, एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन किसे कहते हैं बच्चों, एक्सक्रीशन को कहते हैं उत्सर्जन। अगर खाया पिया है भाई तो उसको बाहर भी तो करना पड़ेगा, इजेशन और एक्सक्रीशन के थ्रू। इजेशन कौन सी प्रक्रिया है, बहिक्षेपण और उत्सर्जन। बहिक्षेपण, आपने जितना फूड लिया था वो सारा का सारा डाइजेस्ट होने के बाद में जितना बॉडी को चाहिए था उतना ले लिया, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था उसको बॉडी के बाहर कर दिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन, बहिक्षेपण। अनपचे भोज्य पदार्थों का शरीर से त्याग करना क्या कहलाता है, बहिष्करण या बहिक्षेपण कहलाता है। पर आपकी बॉडी में जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंस होता है जिनको आप लिक्विड फॉर्म में बाहर करते हो, यूरिन के फॉर्म में या मूत्र के फॉर्म में बाहर करते हो, उनको क्या कहते हैं बच्चों, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा एक्सक्रीशन, यूरिन रिमूवल, यूरिनेशन, मिक्चुरेशन। ठीक है, समझ में आया। तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है लाइफ साइकिल। अगर किसी का बर्थ हुआ है, किसी का जन्म हुआ है, तो वो कैसा, कौन से स्टेज में आएगा, चाइल्ड स्टेज में आएगा। चाइल्ड स्टेज से फिर वो किस में आएगा बेटा, टीनेज में आएगा। टीनेज से किस में आएगा, एडल्ट बनेगा। एडल्ट के बाद वो क्या बनेगा, मिड एज में आएगा, मध्यावस्था में आएगा। उसके बाद वो ओल्ड होगा। ठीक है, वो व्यक्ति ओल्ड होगा, बूढ़ा होगा। बूढ़ा होने के बाद में क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। डेथ के बाद फिर से बर्थ होगा कहीं और, है ना। तो ये जो साइकिल है, ये जो साइकिल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हमेशा चलते रहता है। इस दुनिया में यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको छोड़ के कोई भी अमर पैदा नहीं हुआ है बेटा। देखिए, आज आपको विजय सर क्लासेस में, बायोलॉजी की क्लास में, मैंने क्लास 11th का द लिविंग वर्ल्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग पूरा कंप्लीट करा दिया है बच्चों, कि जो सजीव होता है उसके शरीर में कितने सारे चारित्रिक गुण या विशेषताएं होती हैं, वो टॉपिक मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब हम फिर से मिलेंगे बेटा नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।